हेलो एवरीवन। सो अब डिस्कस करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक और आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। ये तो हमको पता है, उसके डीएनए में नाइट्रोजन है, आरएनए में नाइट्रोजन है, अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन है, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जरूरी है, ये तो बात पता है, पर उसे नाइट्रोजन मिलती कैसे है। यदि हम प्लांट्स के सेंस में बात करें तो प्लांट्स कैसे नाइट्रोजन लेते होंगे? क्या एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट्स इजीली यूटिलाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ऐसी कुछ डिस्कशन करने हैं हमको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की बॉडी में ड्राई वेट के हिसाब से फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात इसकी। उसके बाद में ये कहां कहां प्रेजेंट है वो डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो आप, ऑन ए ड्राई वेट बेसिस नाइट्रोजन इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन प्लांट्स। ऑन ए ड्राई वेट basis on a dry weight basis nitrogen is the fourth most abundant element in the plants. दूसरा point, it is present in DNA, RNA, proteins, hormones, chlorophylls and many primary and secondary metabolites. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में प्रेजेंट होती है, आरएनए डीएनए इनमें प्रेजेंट होती है, बहुत जगह पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। एक बार अपन ऐसे डिस्कशन करते हैं कि जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट के सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन है 78.084%। एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट वाली गैस। आप लोगों को यह पता है कि जो गैसेज होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेती हैं। तो नो डाउट ये जो नाइट्रोजन गैस है वो बिना किसी रुकावट के प्लांट की बॉडी के अंदर तो जाती होगी, पर दिक्कत कहां आती है कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के दो एटम्स ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कैन नॉट बी ब्रोकन बाय प्लांट्स। ये जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड कोई भी प्लांट ब्रेक नहीं कर सकता। इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और प्रकृति ने वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम किसी भी ग्रीन यूकैरियोटिक प्लांट को नहीं दे रखा। यानी ब्रायोफाइटा में एब्सेंट, ग्रीन एल्गी में एब्सेंट, टेरिडोफाइटा में एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट और एंजियोस्पर्म में भी एब्सेंट। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट के पास में, या फिर यीस्ट के पास में भी है। तो कहने का मतलब ये निकला कि इस प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन गैस गई है सेल्स में, वो नाइट्रोजन गैसेस किसी काम की नहीं है। वो नाइट्रोजन गैस कोई काम नहीं आएगी, ऐसे ही ब्रेक हो जाएगी, सॉरी ब्रेक नहीं होगी, जैसे अंदर गई है वैसे बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि दैट मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज फ्रीली present in the atmosphere
इज एक्चुअली नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये प्लांट्स के बॉडी में जाती है, वापस आ जाती है। तो अब प्लांट्स करे क्या? प्लांट को अब सॉइल नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि एयर में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन से तो उनको कुछ नहीं होगा। अब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि आखिर सॉइल के अंदर ये नाइट्रोजन कहां से आती है, किस तरीके से बनती है? बस उसी बात की चर्चा करेंगे हम हमारी आज की क्लास में। दो टॉपिक्स हैं, एक है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोनों में अंतर है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है नाइट्रोजन की किसी भी फॉर्म को मेटाबोलाइज करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जब एन ट्रिपल बॉन्ड एन टूट जाए और उससे अमोनिया बन जाए, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वेल, ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन N triple bond N form, N triple bond N form, and no eukaryotic green plant and no eukaryotic green plant can break this triple bond. No eukaryotic green plant can break this triple bond. So for plants, soil is the main source of nitrogen, and in soil the plant obtain a bulk of their nitrogen in the form of nitrate, ब्रैकेट में लिखना mainly, and ammonium ion, very less। ज्यादातर नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ली जाती है, बहुत कम नाइट्रोजन है वो अमोनियम आयन के रूप में होती है, बस। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ द नाइट्रोजन बिकम्स अवेलेबल इन द सॉइल। प्लांट के लिए कैसे अवेलेबल होगी सॉइल के अंदर, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। तो जो भी यहां चल रहा है वो चल रहा है सॉइल के अंदर। मान लो कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, उसकी डेथ हो गई, तो सॉइल में अवेलेबल होगा डेड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ कुछ प्रोसेस चलने वाली है, देखना। ये कहां चल रहा है? सॉइल के अंदर। डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन होता है तो इसके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटना चालू करते हैं, डीकंपोजिशन होता है। हमें फोकस करना है उन एलिमेंट्स पे जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, लेट्स से प्रोटीन। तो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन होगा तो प्रोटीन सॉइल में रिलीज होंगे। ये तो हो गया एक पार्ट, प्रोटीन। जब ये प्रोटीन्स का फर्दर डीकंपोजिशन होगा तो इसके डीकंपोजिशन से रिलीज होंगे अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन से छोटे अमाइनो एसिड्स है, ये रिलीज होंगे। अमाइनो एसिड्स का फर्दर डीकंपोजिशन होगा तो रिलीज होगा उसका अमीनो ग्रुप एज अमोनियम आयन। कहां चल रही है प्रोसेस? सॉइल के अंदर। अमोनियम आयन को सॉइल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट में, NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट में। नाइट्राइट को फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में, ये बन गई नाइट्रेट। नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है।
नाइट्रेट वाटर में सॉल्यूबल है, नाइट्रेट लेस टॉक्सिक है, नाइट्रेट कम एनर्जी वाली फॉर्म है, इट इज प्रीफर्ड बाय द प्लांट्स। अब नाइट्रेट बन गई ना, इस नाइट्रेट को प्लांट की बॉडी में अपटेक किया जाएगा, और जब प्लांट की बॉडी में अपटेक होगी तो आगे देखो क्या प्रोसेस चलेगी वो मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नाइट्रेट इज अपटेकन इन प्लांट बॉडी, और ये होता है सेकेंडरी एक्टिव अपटेक इन प्लांट रूट्स। प्लांट की रूट्स में सेकेंडरी एक्टिव अपटेक होता है। तो ये जो दूसरा वाला बॉक्स बनाया है, यह बॉक्स रिप्रेजेंट करता है प्लांट बॉडी में, इन प्लांट बॉडी जो रिएक्शंस यहां चलेगी वो प्लांट बॉडी में। तो नाइट्रेट पहुंच गई प्लांट बॉडी में। अब इस नाइट्रेट को बदला जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट को बदला जाता है अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन को बदला जाता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड को बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, प्रोटीन बनाने में यूज हो जाता है, और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में यूज हो जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज हो जाता है। एंड देन इससे बन जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, जो कि लिविंग है, ये बन गया लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये पूरी प्रोसेस को मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा, आप समझिए। जब कभी भी प्लांट की या एनिमल की डेथ होती है तो सॉइल के अंदर इस डायरेक्शन में कुछ प्रोसेसेस चलती हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन। तो ये जो प्रोसेस है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से अमोनियम आयन, अमोनियम आयन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये ये प्रोसेस कहलाती है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे। बॉडी के बाहर चल रही है इसलिए इसको हम डीकंपोजिशन बोल देते हैं। बाकी फंडामेंटली ऑक्सीडेशन में और डीकंपोजिशन दोनों के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर टूट जाते हैं। तो बात तो दोनों में एक जैसी सी है। डीकंपोजिशन या ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, इसमें एनर्जी डिक्रीज होती है इस डायरेक्शन में, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर में है, और जो ये नाइट्रेट बनी है इसमें है लीस्ट एनर्जी, लीस्ट एनर्जी, इसलिए तो ये अपटेक की जाती है। अब ये तो बात कहां चल रही है, ये पूरी प्रोसेस चल रही है सॉइल के अंदर। अब प्लांट की बॉडी के अंदर ये जो रिएक्शन चल रही है ना, इस डायरेक्शन वाली रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कहते हैं रिडक्शन। इन रिएक्शन को कहते हैं एसिमिलेशन। इन रिएक्शंस में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रेट को रिड्यूस किया जाएगा नाइट्राइट में, फिर उसके बाद नाइट्राइट को रिड्यूस किया जाएगा अमोनियम आयन में, फिर अमोनियम आयन को एसिमिलेट किया जाएगा अमीनो एसिड के अंदर। हर स्टेप में एनर्जी लगेगी, अभी समझेंगे अपन। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन, और इस तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर ये चलता है। अब यहां पे जो लिखा है हम उसी चीज को वापस से थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे, और वो स्टेप कौन कौन से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम आयन बनने तक के स्टेप। ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं, इन स्टेप्स को कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये स्टेप को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इज नोन एज अमोनिफिकेशन। उसके बाद देखना,
आपको जो ये वाला स्टेप दिखाई दे रहा है, अमोनियम आयन से नाइट्राइट तक का, इस स्टेप को कहते हैं नाइट्रोसोफिकेशन। इसे कहेंगे नाइट्रोसोफिकेशन। और ये जो लास्ट आपको स्टेप दिख रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट वाला, इस स्टेप को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको सारी चीजें वापस बता दूंगा। तो हमारे पास में टोटल 3 तरीके की प्रोसेस है जो सॉइल के अंदर चल रही है। कौन कौन सी प्रोसेस है? एक है नाइट्रिफिकेशन, एक है नाइट्रोसोफिकेशन, एक है अमोनिफिकेशन। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसे पहले होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम आयन बनने वाली है। देन उसके बाद में कौन सी प्रोसेस होगी? नाइट्रोसोफिकेशन, देन नाइट्रिफिकेशन। चलिए अब मैं एक एक करके ये चीजें बताता हूं आपको। पहली हेडिंग डालिए अमोनिफिकेशन। पहले तो इसको एक रिएक्शन से ही समझ लो। अमोनिफिकेशन में क्या होगा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम आयन बनने तक के जो स्टेप्स हैं, इन सभी को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये सारे स्टेप्स, इन सारे स्टेप की खास बातें देखो। पहली खास बात कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये चलते हैं अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के ऊपर पड़ा होगा ना डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई जानवर मरेगा तो सॉइल के ऊपर ही होगी उसकी डेड बॉडी। प्लांट का कोई पार्ट टूटेगा तो उसकी डेड बॉडी जो है वो भी उसी के ऊपर होगी। यहां पर 3 बैक्टीरिया काम आते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस रेमोसस, एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस माइकोइडिस, एक बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस वल्गेरिस। 3 बैक्टीरिया हैं। ये तीनों बैक्टीरिया जो है वो अमोनियम आयन बनने तक काम आते हैं। अब ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं, ये तीनों के तीनों सॉइल की अपर सरफेस पे रहते हैं। These are aerobic bacteria, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये प्रोसेस हो गई भाई हमारे पास में किसकी? अमोनिफिकेशन की। सो अमोनिफिकेशन क्या है लिखिए अब। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन इन सॉइल is known as ammonification, is known as ammonification. Next point. It occurs in the upper soil. It occurs in the upper soil. Aerobic bacteria are responsible for this oxidation. For this oxidation, aerobic bacteria responsible होते हैं. Next point. These bacteria are known as ammonifying bacteria. These bacteria are known as ammonifying bacteria. तो इन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे अपन? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोल देंगे। चलो ये बात हो गई अपनी। अब आगे बात करते हैं। अमोनिफिकेशन के बाद अब बारी आती है नाइट्रोसोफिकेशन की। दूसरा स्टेप नाइट्रोसोफिकेशन। जो नाइट्रोसोफिकेशन वाली प्रोसेस है, इसमें होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि अमोनियम आयन बना है अभी अभी, इस अमोनियम आयन को बदला जाएगा
नाइट्राइट में, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। कैसे बदला जाएगा देखिए, बैक्टीरिया काम आएंगे। यहां एक बैक्टीरिया काम आता है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, और एक बैक्टीरिया काम आता है जिसको कहते हैं नाइट्रोकोकस। ये बैक्टीरिया के नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये दोनों बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। ये क्या करेंगे, ये अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, बस सिंपल है। लिखिए इसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट is known as nitrosophication, It is also carried by aerobic bacteria, ये aerobic bacteria कैरी करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन में ये जो नाइट्राइट बनी है, इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट के अंदर, ऐसे। और ये नाइट्रेट में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया काम आता है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर भी ऊपर जो दो बैक्टीरिया लिखे हैं उन्हीं की तरह कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये याद रखना, कीमो ऑटोट्रॉफ। और साथ ही साथ ये भी एरोबिक बैक्टीरिया है। तो ये हुआ हमारे पास में दो और स्टेप्स जो नाइट्रोसोफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं। लिखिए इसमें, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, is known as nitrification, Next लिखिए, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव is a soluble form, nitrate is a soluble form of nitrogen, hence it is preferred by the plants, sometimes when nitrate goes down deep into soil, it may become unavailable for the plants. Under such condition denitrification occurs. अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं देखते हैं। नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं, अभी ऊपर हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा, सॉरी, नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट बनती है, तो डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। नाइट्रेट अवेलेबल फॉर्म है ना, तो ये अनअवेलेबल फॉर्म में बदल जाएगी। जैसे अभी अनअवेलेबल फॉर्म अवेलेबल फॉर्म में बदली थी, वैसे ही अभी अवेलेबल फॉर्म अनअवेलेबल फॉर्म में बदलेगी। जैसे ये है नाइट्रेट, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज है, और जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। यहां नाइट्रेट है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और कभी मान लीजिए बहुत तेज बारिश आ जाए तो उसकी वजह से ये नाइट्रेट है वो जमीन में काफी नीचे चली जाती है।
इतना नीचे चली जाती है कि प्लांट की रूट से भी वो दूर हो जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्लांट जो है वो बेचारे नाइट्रेट अपटेक नहीं कर पाएंगे। इन दिस केस क्या हो सकता है वो समझिए। ये नाइट्रेट अब बदल सकती है नाइट्राइट में, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। एक ये नाइट्रेट बदल सकती है नाइट्रोजन के अंदर, ये नाइट्रेट बदल सकती है नाइट्रस ऑक्साइड में, ये नाइट्रेट बदल सकती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ये बदल सकती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, किसी भी फॉर्म में बदल जाए। इधर जो नाइट्रेट है वो है अवेलेबल फॉर्म, और इधर जो भी लिखा वो है अनअवेलेबल फॉर्म। तो अब डेफिनेशन क्या हुई डीनाइट्रिफिकेशन की? कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू अनअवेलेबल फॉर्म इज नोन एज denitrification. It mainly occurs in anaerobic conditions by some bacteria like, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस है वो ऐसा काम कर सकता है। दूसरा बैक्टीरिया है उसका नाम है बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस। एक बैक्टीरिया है इसका नाम है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। एक बैक्टीरिया है इसका नाम है माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। एक है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। अब इनमें से ये जो नीचे चार नाम लिखे हैं ये तो है फुल एनेरोबिक। फुल एनेरोबिक का मतलब है कि भाई ये प्रॉपर एनेरोबिक है। और ये एक कॉमन सा बैक्टीरिया ये है फैकल्टेटिव। एनेरोबिक। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में कि भाई कौन कैसे काम करता है। क्लियर है ये चीज आपको? ये हुआ हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। ये तब होगा जबकि स्पेशली एनेरोबिक कंडीशंस बन जाती है, बहुत दूर जो है वो ये नाइट्रेट चली जाती है। अब बात करते हैं अपन एक और, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एनामॉक्स। एनामॉक्स, एनामॉक्स में क्या होता है कि जब अमोनियम आयन एरोबिक कंडीशंस के अंदर, एरोबिक कंडीशंस में ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए इसका, और ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन गैस बन जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनामॉक्स। लिखिए, और सॉरी एनएरोबिक है ये, एनएरोबिक। anaerobic oxidation of ammonium ion into nitrogen gas is known as enamox. A bacteria Quinania
स्टट गार्डिटिनसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच प्रोसेस। ये बैक्टीरिया जो है वो होता है रेस्पॉन्सिबल इस प्रोसेस के लिए। तो ये हुई हमारे पास में एक और सिंपल सी बात, और आगे बात कर लेते हैं अपन। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, कभी कभी एक सिंपल चीज देखने को मिलती है, ऐसे एरिया जहां पर पानी ज्यादा भरता है जैसे कि वेटलैंड्स, जैसे कि कहीं कहीं पानी ज्यादा भर जाए तो वाटर लॉग्ड कंडीशंस, ऐसे में क्या होता है देखना ध्यान से भी समझना। ऊपर हमने ये प्रोसेस पढ़ी डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है प्रोटीन, प्रोटीन से देन अमीनो एसिड्स, देन अमोनियम आयन, देन नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, ये वाली पूरी प्रोसेस पढ़ी अपन ने। अब हुआ यूं कि भाई किसी एरिया के अंदर पानी भर गया, लेट सपोज कि ये अर्थ सरफेस है और यहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है और ये इसकी रूट्स हैं इस तरीके से, और इस एरिया के अंदर पानी भर गया और इतना पानी भर गया। कुछ बातें हैं वो समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर लीस्ट सॉल्यूबल है, ये तो है वाटर, और ऑक्सीजन गैस पानी में लीस्ट सॉल्यूबल है। तो जब पानी भरेगा तो इस एरिया की सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन बाहर निकल आएगी। ये ऑक्सीजन गैस है वो बाहर निकल आएगी। क्यों? क्योंकि पानी के साथ ऑक्सीजन नहीं रह सकती, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो ऑक्सीजन गैस थी वो सारी बाहर आ गई। ठीक है, ऐसा होने के कारण यहां पर बन गई एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशन बन गई तो ऊपर हमने कुछ 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम पढ़े, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। इनके ऊपर भी ये जो हमने 3 नाम पढ़े ये भी सारे क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। अब जब यहां पर सॉइल से सारी ऑक्सीजन निकल जाएगी और कंडीशन एनएरोबिक बन जाएगी तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत यह होगी कि यहां से डिकम्पोजिशन करने वाले एरोबिक बैक्टीरिया मर जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया बन जाएंगे, मर जाएंगे तो सॉइल के अंदर नाइट्रेट की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी। नाइट्रेट कम हो गई, बन ही नहीं रही है, डिकम्पोजिशन ही नहीं हो रहा है, नाइट्रेट कम हो गई। इन दैट केस प्लांट्स जो है वो इंसेक्टिवोर्स बन जाते हैं। एयर वाली नाइट्रोजन वैसे काम की नहीं है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो रही है। अब प्लांट्स क्या करेंगे? इंसेक्ट्स पकड़ पकड़ के अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट। तो अब आप लिखिए जैसा मैं लिखा रहा हूं, लिखो। अंडर सच कंडीशंस oxygen is less soluble. Under such conditions oxygen is less soluble in water, hence in soil anaerobic conditions develop. In soil anaerobic conditions develop. Next point, so ammonifying and nitrifying bacteria are absent. So ammonifying and nitrifying bacteria are absent, hence plants become insectivores. Hence plants become insectivores. तो प्लांट्स है ना वो इंसेक्टिवोर्स बन जाते हैं। Also water enters the root
from anywhere, water enters the root from anywhere, which causes damage to प्लांट। तो प्लांट के रूट को डैमेज पहुंचता है, पानी कहीं से भी एंटर होगा। यह हुआ हमारे पास में एक सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसमें नाइट्रोजन के साथ क्या क्या हो सकता है। अभी देखना, यहां तक हम पहुंचे, नाइट्रेट बनी। ये नाइट्रेट प्लांट अपनी रूट में अपटेक कर लेंगे, और जब प्लांट इसे अपनी रूट के अंदर अपटेक करेंगे तो आगे जो भी प्रोसेस चलेगी वो प्रोसेस किस में चलेगी, प्लांट की बॉडी के अंदर चलेगी। तो इतना पार्ट है वो है हमारे पास में आउटसाइड द प्लांट बॉडी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी, और इसे कहते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। इसे कहते हैं नाइट्रेट रिडक्शन। और ये प्रोसेस कहां चलने वाली है, प्लांट बॉडी के अंदर। तो पहले तो प्लांट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अपटेक करेगा उसको, फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है अभी बात करते हैं। लिखिए, द नाइट्रेट is uptaken by plant roots, which is converted into higher energy form, ब्रैकेट में लिखना more reduced, क्योंकि रिडक्शन किया जा रहेगा ना, higher energy form nitrite. Nitrate is converted into higher energy form nitrite. Nitrite is further converted into yet higher energy form, ammonium ion. This ammonium ion is incorporated into amide nitrogen of amino acid glutamine. ग्लूटामीन है वो एक एमाइड होता है, और ये नाइट्रोजन जो अमोनियम आयन में है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर दी जाएगी। अभी बात करेंगे अपन इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पहले समझा देता हूं। देखो, जैसे ये प्लांट है और ये प्लांट की रूट है, मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पर नाइट्रोजन का अपटेक किया जाता है, नाइट्रेट का, तो रूट की रूट में ही इस नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल के, नाइट्राइट को अमोनियम आयन में बदल के, अमोनियम आयन को अमीनो एसिड में बदल के बाद में ऊपर भेजा जाता है अमीनो एसिड। पर कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्लांट के पास नाइट्रेट बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में प्लांट इंतजार नहीं करेगा इसको मेटाबोलाइज करने की, ये बिना रिडक्शन के ऊपर भेज देगा। तो आप लिखिए, इन जनरल nitrate is reduced in root and then via xylem transported to shoot. In general, nitrate is reduced in roots and then via xylem transported into shoot. When nitrate concentration is very high, it is reduced up to stem and leaves. When nitrate concentration is very high, it is reduced up to stem and leaves. मतलब वो leaves में और stem में जाके भी reduce होती रहती है। It is a two-step process. अब समझाता हूं मैं आपको two-step process ये कैसे है, उसकी बात करते हैं अपन। It is a two-step process. पहला पॉइंट, पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि ये जो नाइट्रेट है इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में। नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। क्या होगा यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज।
जैसा काम कर रहा है वैसा नाम है इसका, नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये एंजाइम सेल के साइटोसोल में पाया जाता है। तो ये रिएक्शन कहां चलेगी? ये रिएक्शन साइटोसोल के अंदर चलती है। तो नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट विद इन द साइटोसोल। इस पूरी प्रोसेस के दौरान याद रखने वाली बात यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन भी लगते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनर्जी की फॉर्म है, ये लग गए हमारे पास में। फिर आगे क्या किया जाता है? आगे क्या किया जाता है कि ये जो पहले स्टेप के अंदर नाइट्राइट बनी है इसको फर्दर रिड्यूस किया जाता है अमोनियम आयन में। यहां एक एंजाइम काम करता है, इसे कहते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज प्लास्टिड में होता है, ये साइटोसोल में नहीं होता। तो जो अमोनियम आयन बनेगी उसे कहां भेजेंगे? प्लास्टिड के अंदर। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं इस रिएक्शन में, 6 इलेक्ट्रॉन। प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रीन प्लास्टिड और ग्रीन प्लास्टिड है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक है नॉन ग्रीन प्लास्टिड, और नॉन ग्रीन प्लास्टिड है वो रूट प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन नहीं है, रूट प्लास्टिड। तो ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में भी चल सकती है। अभी ऊपर हमने लिखा था ना कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यदि है नाइट्रेट की तो रूट उसे बिना एसिमिलेट किए ऊपर भेज देती है और फिर लीव्स के अंदर भी नाइट्रेट रिडक्शन होता है। अब आप एक बार इन दोनों स्टेप्स को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। चीज ये समझ में आएगी कि जब एक नाइट्रेट को एक अमोनियम आयन में बदलते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ रहे हैं, 2 एक रिएक्शन में और 6 एक रिएक्शन। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं चाहे तो इनसे 4 NaDH या 4 NaDPH बन सकते थे, 4 NaDH या 4 NaDPH बन सकते थे। एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 NaDH के पास में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और यही 4 NaDH या NaDPH माइटोकॉन्ड्रिया में जाते तो 12 ATP बना सकते थे। आप सोचे कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन 12 ATP के इक्विवेलेंट हैं। इतनी एनर्जी तो यहीं लग गई। ATP नहीं है ये, बट ATP के इक्विवेलेंट एनर्जी है ये हुआ हमारे पास में एक नाइट्रेट कैसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है उसके बारे में। अभी ना एक काम करते हैं, जब कभी भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस का मकसद क्या है? इस पूरी प्रोसेस का मकसद यह है कि नाइट्रोजन जो NO3 नेगेटिव की फॉर्म में है, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस में 5। कैसे? ये जो नाइट्रोजन है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे। और ये क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं इसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक खींच रही है अपनी तरफ, और ये डबल बॉन्ड वाली जो ऑक्सीजन है वो एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रही है, और ये भी इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो कुल मिला के ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पार्शियली +5 वाला सा चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन जाकर के जब ये अमोनियम आयन बन जाता है तो इस अमोनियम आयन के फॉर्म में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 हो जाती है, -3।
चलिए लिखिए एक बात, ड्यूरिंग द 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ड्यूरिंग द 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर the oxidation state of nitrogen, the oxidation state of nitrogen drops from +5 to -3, drops from +5 to -3। ये हुआ अपने पास में एक जनरल बात। सो अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ये जो दो एंजाइम्स काम आ रहे हैं, ये दोनों एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। अल्टीमेटली है तो कहानी इन एंजाइम्स के बारे में ही सारी की सारी, है ना। तो चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 के अंदर एक एंजाइम काम आ रहा है नाइट्रेट रिडक्टेज। अब इस एंजाइम के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। इसे शॉर्ट में कहते हैं एनआर, ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एनआर, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एक होमोडायमर है। होमोडायमर का मतलब ये दो मोनोमर यूनिट का बना है। प्रत्येक मोनोमर यूनिट के अंदर 1000 के आसपास अमीनो एसिड होते हैं। ये एन टर्मिनस है इसका, और यहां ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके 1000 अमीनो एसिड तक का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। और यहां पर सिस्टीन अमीनो एसिड है सी टर्मिनस के ऊपर। सिस्टीन जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, वैसा का वैसा एक और यहां सब यूनिट होता है। और एक यूनिट तो ये हो गया, एक सेकेंड, है ना, और एक सब यूनिट जो है वो यहां पे होगा। ओहो, कट गया ये। चलिए अरेंज करते हैं इसको। पहले तो इसको लगा देते हैं यहां पे, और इसको लगा देते हैं यहां पे, और ये हो गया हमारे पास में दो सब यूनिट। ये है हमारे पास में डायमर, होमोडायमर, ठीक है। इस होमोडायमर की खास बात, कभी कभी ये होमोटेट्रामर भी बन जाता है, 4 यूनिट भी हो जाती है। इसकी खास बात, इसके पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आकर के बाइंड होते हैं। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ये आकर के बाइंड होंगे। 3 ऐसे जगह हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन है, और पेन के ऊपर मान लो यहां एक पॉइंट बना हुआ है, और उस पॉइंट के ऊपर कुछ जुड़ सकता है। यहां पॉइंट पर कोई चीज मान लो जुड़ सकती है, तो उसे कहेंगे बाइंडिंग साइट। अब ये पेन तो प्लास्टिक का बना हुआ है, वैसे ही ये जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का है, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनसे कुछ और जुड़ सकता है, तो उसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 3 बाइंडिंग साइट होती है। आपको यहां पे सी टर्मिनस दिख रहा है ना, सी टर्मिनस की तरफ जो अमीनो एसिड होते हैं उनसे FAD बाइंड होता है, और इधर एक FAD बाइंड होता है। फिर ये जो बीच में अमीनो एसिड्स दिख रहे हैं, इनसे एक हीम बाइंड होता है, एक हीम इससे बाइंड होता है। इसे कहते हैं साइटोक्रोम B557, ये हीम का नाम है। साइटोक्रोम B557 ये हीम का नाम है, ये बाइंड होता है। देन जो एन टर्मिनस है उसकी तरफ जो अमीनो एसिड है उनसे बाइंड होता है एक मोको,
मोलिबिडिनम कॉम्प्लेक्स, मोको कॉम्प्लेक्स, मोलिबिडिनम कॉम्प्लेक्स, मोको। मोको के साथ में बाइंड होता है टेरिन। ये मोको के साथ में बाइंड होता है टेरिन। तो इस तरीके से ये हो गई हमारे पास में दो जो स्ट्रक्चर्स हैं, दो जो यूनिट्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर। चलिए ये हुआ अपने पास में। अब आगे बात करते हैं। ये जो दोनों यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों की दोनों यूनिट्स मिलके काम करती हैं। एक यूनिट अकेली काम नहीं कर पाएगी। सिस्टीन दिखाई दे रहा है आपको, सिस्टीन के ऊपर बाइंड होता है एक NADH, और इस सिस्टीन से भी बाइंड होगा एक NADH। और ये जो सिस्टीन से NADH बाइंड हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये वैसे इसका पार्ट नहीं है, एंजाइम का वैसे पार्ट नहीं है। FAD, हीम एंड मोको कॉम्प्लेक्स इसका पार्ट है। इनसे एक टेरिन जुड़ा हुआ है, मोको से। टेरिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम होता है। तो ये तो हुआ अपने पास में किसके बारे में, एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में। देन इस एंजाइम में NAD से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं FAD के पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाते हैं। FAD से 2 इलेक्ट्रॉन हीम के पास चले जाते हैं, और FAD से 2 इलेक्ट्रॉन इधर हीम के पास चले जाते हैं। हीम से 2 इलेक्ट्रॉन मोको कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं, और इस वाले हीम से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मोको कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो मोको कॉम्प्लेक्स है, एन टर्मिनस की तरफ एक नाइट्रेट आकर बाइंड होती है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, तो ये नाइट्राइट में बदल जाती है। और इधर भी एक नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन के कारण नाइट्राइट में बदल जाती है। तो कुल मिलाकर के एक नाइट्रेट एक नाइट्राइट, एक नाइट्रेट एक नाइट्राइट, इस तरीके से बन जाती है। यह हुआ हमारे पास में इनके काम करने का तरीका। समझ में आया क्या तरीका है? C टर्मिनस से N टर्मिनस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। यह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 यूनिट का बना होता है, तो दोनों साथ में काम करती है। तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 नाइट्रेट तो एक साथ रिड्यूस होती है। यहां पर ये जो प्रोटीन दिख रहा है, यह प्रोटीन कभी कभी टेट्रामर बन जाता है, होमोटेट्रामर है वो बन जाता है। फिर उसके बाद में इनके 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम याद रखने हैं। बस हो गया अपना काम कंप्लीट। अब चलिए लिखिए इसके बारे में। लिखो, द नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम ऑफ हायर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 identical units, so it is a homodimer. Sometimes it may form homotetramer, sometimes it may form homotetramer. Next point. Each unit carries almost 10,000 amino acids. Each unit carries almost 1000 amino acid, 1000 amino acids तक कैरी करती है। नेक्स्ट लिखिए, each subunit has 3 binding sites upon which 3 prosthetic groups bind. These prosthetic groups are redox carrier. Redox carrier. Next point. Single subunit cannot work independently. Single subunit cannot work independently.
Next, both subunits have almost same amino acid sequences but differ in hinge region. अच्छा, मैंने एक चीज ये रह गई बतानी, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं इनके बीच वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, कौन से वाले अमीनो एसिड्स? ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, इनको कहते हैं हिंज रीजन। जैसे जो एफएडी एंड हीम के बीच है उसे कहते हैं हिंज 2, और जो मोको एंड हीम के बीच है उसे कहते हैं हिंज 1। इन दोनों को हिंज 1 एंड हिंज 2 कहते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अभी अपने काम आने वाली है ये चीज। हिंज 1 हिंज 2, इधर वाले हिंज 1 है, इधर वाले हिंज 2 है। इन सीक्वेंसेस में अमीनो एसिड हो सकता है थोड़ा सा डिफर करे, बाकी सेम होता है। नेक्स्ट, द एंजाइम इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। नेक्स्ट पॉइंट, the most common form of this enzyme uses NADH as electron donor, uses NADH as electron donor। वो इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में NADH को यूज करती है। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। जो हमने यहां ऊपर लिखा ना NADH, इसकी जगह रिड्यूस फेरेडॉक्सिन बाइंड हो जाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा होता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, अब डिपेंड करेगा कौन सी सेल में ये प्रोसेस है, क्योंकि जो नॉन ग्रीन सेल्स होती हैं उनमें भी ये चलती है, रूट में भी। नॉन ग्रीन सेल्स, नॉन ग्रीन सेल्स के अंदर NADH और NADPH इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और यही रिएक्शन यदि ग्रीन सेल में चले तो NADH इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, सिंपल। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है उसके हिसाब से इसके कुछ फॉर्म्स है। नेक्स्ट पॉइंट, in case of C4 plants, NR is present in mesophyll cells and absent in bundle sheath cells। बंडल शीथ सेल के अंदर एब्सेंट होता है और मीजोफिल सेल में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसकी देखो रेगुलेशन की बात करते हैं अपन। रेगुलेशन, बढ़िया सा रेगुलेशन है इसका। इसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सबस्ट्रेट इंडक्शन का एक एग्जाम्पल है। सबस्ट्रेट इंडक्शन के एग्जाम्पल से मतलब हो गया कि जितना ज्यादा इसका सबस्ट्रेट होगा उतना ही ज्यादा ये एंजाइम है वो काम कर पाएगा। तो देखते हैं बात करके कि कैसे ये एंजाइम है वो काम करता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है। आप लिखिए, इट इज रेगुलेटेड बाय नाइट्रेट, लाइट and carbohydrate। It is regulated by nitrate, light and carbohydrate at transcription and translation level। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल के ऊपर ये काम करता है। नेक्स्ट, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट इंडक्शन। सबस्ट्रेट इंडक्शन क्या होता है, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा।
जब कोई सबस्ट्रेट अपने एंजाइम को एक्टिवेट करे तो उसे सबस्ट्रेट इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि यहां पे हो रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज का सबस्ट्रेट है नाइट्रेट, और जितना ज्यादा नाइट्रेट होगा उतना ज्यादा एनआर की एक्टिविटी होगी, इसे कहते हैं सबस्ट्रेट इंडक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए आप, ऐसे लिख लीजिए, ये देखो हिंज रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस हिंज रीजन 1 के अंदर कहीं पर सेरीन होता है, उस पे फॉस्फेट जुड़ जाता है, फॉस्फेट जुड़ जाता है तब ये इनएक्टिवेट हो जाता है, और जब फॉस्फेट हट जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो सारा खेल फॉस्फेट जुड़ने हटने का है। देखो कैसे, ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। पहला केस, जब लाइट होती है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, लाइट एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या करते हैं, एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। ये फॉस्फेटेज है, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम सेरीन ऑफ हिंज 1। हिंज रीजन 1 का जो सेरीन है उससे फॉस्फेट रिमूव करेगा। ऐसा होने से NR बिकम्स एक्टिव। ये लो जी, NR जो है वो एक्टिव हो गया। अब इसको इनएक्टिव करने का तरीका इसका उल्टा, लाइट का उल्टा डार्क। और जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये एक्टिवेट करती है कंडीशन काइनेज को। काइनेज है वो मैग्नीशियम को एज कोफैक्टर यूज करता है। काइनेज क्या करता है, नाइट्रेट रिडक्टेज के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है, NR के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है। जब नाइट्रेट रिडक्टेज पे फॉस्फेट जुड़ जाती है तो एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका नाम है 1433। 1433, ये जो 1433 है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन यहां जुड़ेगा, और ये 1433 जुड़ने के बाद नाइट्रेट रिडक्टेज इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव NR। तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, ये इसको इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में जो रेगुलेशन वाला पॉइंट था वो। अभी इसके रेगुलेशन में कुछ और बातें हैं, समझते हैं अपन। जैसे यदि ग्लूटामीन जो कि एंड प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यदि नाइट्रोजन लो है, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, यदि इसके साथ साथ डार्कनेस है, तो इन सब कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NR कम हो जाता है। इसका उल्टा, ये तो देखो याद करना पड़ेगा, अगर नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, यदि सुक्रोज ज्यादा है, यदि लाइट है, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NR बढ़ जाता है। ये कंडीशंस याद रखना, एग्जाम में आती है। नेक्स्ट, यदि डार्कनेस है, यदि लो CO2 है, यदि एनोक्सिया कंडीशन है, ऑक्सीजन भी कम है, तो इस कंडीशन में NR एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यदि लाइट है, यदि हाई CO2 है, और यदि हाई ऑक्सीजन है,
तो भी एनआर एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये तो रटने वाला सा कुछ बात है। अब एक फाइटोक्रोम्स जो होते हैं ना, फाइटोक्रोम्स आगे पढ़ेंगे। फाइटोक्रोम्स ऑल्सो इंड्यूस एनआर mRNA कॉन्सेंट्रेशन। एनआर की कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइटोक्रोम्स इंड्यूस करते हैं। तो ये हुई हमारे पास में बात रिगार्डिंग एनआर। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2 में एंजाइम आता है नाइट्राइट रिडक्टेज। यह है NIR, नाइट्राइट रिडक्टेज। अब ये एंजाइम का काम करने का क्या तरीका है वो बात करते हैं। जैसे हमारा अभी वाला एंजाइम था, वह एंजाइम तो डायमर था। अब वाला एंजाइम है, ये है मोनोमर। ये तो हुआ मोनोमर। अब उसके पास में 3 प्रोस्थेटिक बाइंडिंग साइट थी, यहां पर 2 है, एक यहां से एक यहां से। इसकी जो 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंडिंग साइट है, इसमें से एक के ऊपर बाइंड होता है आयरन 4 सल्फर 4 का क्लस्टर, 4 आयरन 4 सल्फर। और ये जो एक है इसके ऊपर बाइंड होता है हीम। तो एक तो डिफरेंस ये आया, 2 डिफरेंस हो गए। पहला वो डायमर है, ये मोनोमर है। उसके मोनोमर के पास में 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंडिंग साइट है, इसके पास में 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंडिंग साइट है। अभी एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। यहां ऊपर हमने देखा कि जो C टर्मिनस है वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर बाइंड होता है, यहां N टर्मिनस पे होगा। और उसमें भी एक और चीज बताता हूं आपको, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। जब लाइट आती है तो लाइट आएगी तो लाइट रिएक्शन चलेगी ना, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चलती है तो 6 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन, ऑक्सीडाइज्ड फेरेडॉक्सिन, ये ऑक्सीडाइज्ड है, इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये बन जाएंगे 6 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन। ये 6 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन है तो इनके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन, बट ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आगे इसके पास जाएंगे और C टर्मिनस के ऊपर एक नाइट्राइट बाइंड होगी और 8 प्रोटॉन काम में आएंगे, तो बनेगा एक अमोनियम आयन। 4 प्रोटॉन तो काम आ गए और साथ ही साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। रेयर इन द रेयर केस कभी कभी इस रिएक्शन में अमोनियम ना बनकर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये है काम करने का तरीका। अब यहां से मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि यहां फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस नाइट्राइट रिडक्शन में शामिल है, इसलिए इसे कहते हैं फोटो सिंथेटिक कपलिंग मॉडल। इसे फोटोसिंथेटिक कपलिंग मॉडल कहते हैं ये प्रोसेस को। क्लियर हुआ ये चीज आपको? तो ये हुआ नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा। देखो ये जो नाइट्राइट होती है ना, ये थोड़ी सी टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि इसको एनर्जी मिल गई है। अमोनियम जो नाइट्रेट थी उसके पास कम एनर्जी थी, इसके पास में ज्यादा एनर्जी है, इसको एनर्जी मिल गई, तो ये थोड़ी टॉक्सिक हो गई। टॉक्सिक हो गई तो प्लांट क्या करता है, इसको अपने पास रखता ही नहीं है, रिस्क नहीं लेता, बाहर भेज देता है। बाहर कहां? प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के अंदर एंजाइम भी है, वो भी अपना काम कर देगा और ये बनाएगा अमोनियम आयन। ये तो और भी ज्यादा टॉक्सिक है। अभी देखेंगे इसके साथ में क्या होने वाला है।
लिखिए, नाइट्राइट इज हाईली टॉक्सिक एंड रिएक्टिव. नाइट्राइट इज हाईली टॉक्सिक एंड रिएक्टिव. नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल्स immediately transfer the nitrite from cytosol into chloroplast or root plastids. Next point, enzyme NIR is present in plastids. Next point, chloroplast and root plastid both contain different forms of NIR enzyme, but both are monomeric. यानी क्लोरोप्लास्ट का जो NIR है वो थोड़ा अलग होता है और रूट प्लास्टिड का NIR है वो थोड़ा अलग होता है. दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों मोनोमर होते हैं. नेक्स्ट लिखिए, इन ग्रीन सेल्स reduced ferredoxin is electron donor, while in non-green cells reduced ferredoxin is electron donor, which comes from NADPH of pentose phosphate pathway. ये क्या कहना चाहता है मैं आपको वो समझा देता हूं. ये कह रहा है कि भाई जो NADPH बनेगा वो पहले अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये आगे देगा, जबकि यहां सीधा लाइट रिएक्शन से रिड्यूस फेरेडॉक्सिन बन रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा. ये हुआ अपने पास में इसका. अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की. इसका रेगुलेशन नाइट्रेट रिडक्टेज पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि ये एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है वह सबस्ट्रेट पहले वाले एंजाइम का प्रोडक्ट है. तो पहला वाला एंजाइम काम करेगा तब ये ज्यादा काम करेगा. लिखिए इसको, NIR gene is regulated in coordination with NR. In coordination with NR because nitrite is produced because of NR. Nitrite is produced because of NR. ऐसे लिखो, high nitrate and light ये एक्टिवेट करती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NIR. NIR एंजाइम बनेगा और एंजाइम बनकर के ये जाएगा टू प्लास्टिड्स, क्योंकि प्लास्टिड में ही काम है ना इसका, तो प्लास्टिड्स के अंदर ये चला जाएगा. दूसरा, अगर एस्पाराजीन एंड ग्लूटामीन ज्यादा हो जाते हैं जो कि है एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ NIR जीन ये कम हो जाता है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट ज्यादा है तो क्यों चलानी है प्रोसेस, इसलिए ऐसा होता है. फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एक बार के लिए
अमोनियम एसिमिलेशन की, अमोनियम आयन का एसिमिलेशन। अमोनियम आयन बन गया था, पीछे जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी उसके अनुसार अमोनियम आयन बना था अपना। अब देखना इस अमोनियम आयन का क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अमोनियम आयन बना है, और ये बात हमने फोटो रेस्पिरेशन में भी करी थी, आज हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस अमोनियम आयन को ग्लूटामेट नाम के एमिनो एसिड पे ट्रांसफर किया जाएगा। देख लो, ये है ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट है, ठीक है। इस ग्लूटामेट के ऊपर अमोनियम आयन को ट्रांसफर करेंगे तो यहां एक एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है ग्लूटामीन सिंथेज। अभी मैं इसके फुल फॉर्म वगैरह बता दूंगा, अभी आप रिएक्शन लिखो खाली। यहां मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयन और कोबाल्ट काम आ सकता है, तीन में से कोई एक, और इन तीनों में से कोई एक काम आएगा, रिएक्शन चलेगी, और जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्लूटामेट का मॉलिक्यूल, अब ये ग्लूटामेट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप सोचो कि कहां पर क्या ऐड हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लूटामीन। पहली रिएक्शन तो ये हो गई। यहां पर ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम काम लगा है, काम आया है, तो एक एटीपी भी काम आएगा यहां पे, एटीपी, और ये बन गया हमारे पास में ग्लूटामीन। अब इस ग्लूटामीन को फर्दर दूसरी रिएक्शन में काम में लेते हैं। अभी ये ग्लूटामीन ऐसे बना था, ये था हमारा ग्लूटामीन, ठीक है। इस ग्लूटामीन को एक, ये जो आपका अमोनियम आयन है हटाने के लिए, ये तो हो गया ग्लूटामीन, इसका एक अमोनियम आयन हटाने के लिए एक और रिएक्शन चलती है। उस रिएक्शन में यह है 2-ऑक्सोग्लूट्रेट, यह है 2-ऑक्सोग्लूट्रेट, मैंने यहां गलत बना दिया, ये हो गया 2-ऑक्सोग्लूट्रेट, इसे कहते हैं 2-ऑक्सोग्लूट्रेट, या इसी का नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्या करेंगे, इस अमोनियम आयन को यहां ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है गोगैट, ग्लूटामीन 2-ऑक्सोग्लूट्रेट एमिनो ट्रांसफरेज। इस एंजाइम को 2 रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन चाहिए काम करने के लिए। जब ये एंजाइम काम करेगा तो पहला मॉलिक्यूल, उस पर ध्यान दो, जो ग्लूटामीन था वो बन जाएगा ग्लूटामेट, ये बन गया ग्लूटामेट, इसका एमिनो ग्रुप हट गया, और जो दूसरा 2-ऑक्सोग्लूट्रेट था उसके ऊपर ये एमिनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम, ये भी बन गया क्या, ग्लूटामेट। तो ये 2 ग्लूटामेट के मॉलिक्यूल ऐसे बन जाते हैं। ये रिएक्शन चलती है अमोनियम आयन को एसिमिलेट करने के लिए। चीज समझ में आई? जीएस की फुल फॉर्म है ग्लूटामीन सिंथेटेज, और जो गोगैट है उसकी फुल फॉर्म है ग्लूटामीन 2-ऑक्सोग्लूट्रेट एमिनो ट्रांसफरेज। तो ये हो गया अपने पास में सिंपल बात इसके बारे में। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये चीजें मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन में भी पढ़ाई थी। अब कई बार क्या होता है,
अमोनियम आयन को ऐसे एसिमिलेट नहीं किया जाता, गो गेट एंड जीएस से एसिमिलेट नहीं करते। एक अल्टरनेट तरीका है, अल्टरनेट पाथ फॉर अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनियम एसिमिलेशन का एक अल्टरनेट तरीका, क्या तरीका है देखो, ये तरीका चलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। अब यहां तो देखो 2 स्टेप में काम हुआ ना, पहले ग्लूटामेट पर अमोनियम आयन जोड़ा तो ग्लूटामीन बना, फिर ग्लूटामीन से वापस अमोनियम आयन निकाल करके कहां जोड़ा, 2-ऑक्सोग्लूट्रेट पे। यहां डायरेक्ट किया जाता है, यहां पर 2-ऑक्सोग्लूट्रेट का एक मॉलिक्यूल होगा और इसके ऊपर सीधा अमोनियम आयन जोड़ेंगे। एंजाइम का नाम होगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पर एक NADH या NADPH काम आएगा, 2 में से कुछ तो आएगा, और ये बन जाएगा सीधा ग्लूटामेट। बस ये एक ही स्टेप में ग्लूटामेट बन जाता है। अब यहां आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि NADH वाला, इसे बोलते हैं GDH, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, NADH वाला GDH ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि यहां पर जो काम आ रहा है NADH तो माइटोकॉन्ड्रिया, और NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट में और इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम आते हैं। ये हुआ अपने पास में किसके बारे में, सिंपल बातें, अल्टरनेट पाथवे। तो ये है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स के साथ रिएक्शंस चलती रहती है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम एंड नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है, वो काम आते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर सब कुछ अपन ने डिस्कस किया। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।